हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं नई आर्थिक नीति 1991 एलपीजी भाग 2 निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण हमने पिछले लेसन में कर लिया था और हमने ये भी जाना था कि ये नीतियां क्यों अपनाई गई। अब हम कर रहे हैं निजीकरण। पहले कर रहे हैं निजीकरण करेंगे। निजीकरण की आवश्यकता क्या है, निजीकरण का अर्थ क्या है, नवरत्न कंपनियां क्या है, वैश्वीकरण क्या है, उसका अर्थ क्या है, आउटसोर्सिंग, डब्ल्यूटीओ, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीतियां। तो ये सारे हम पॉइंट्स नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं। हम करेंगे निजीकरण क्या है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम कर लेते हैं कि अर्थ क्या है ना। सरकारी कंपनियों को दो तरीके से बेचा जाता है, निजी कंपनियों में बदला जाता है। वो कैसे है? एक तो सरकारी कंपनी के सारे शेयर बेच देना, यानी पूरी की पूरी कंपनी को निजी हाथों में सौंप देना। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जहां पर सरकारी और निजी कंपनियां काम कर रही हैं उसमें 51% से ज्यादा इक्विटी जो है निजी लोगों को दे दी जाए। तो क्या होता है कि उसका प्रबंधन और नियंत्रण जो है ना उस उद्योग का या उस कंपनी का निजी लोगों के हाथ में आ जाता है। तो क्या कहा मैंने कि 51% या उससे ज्यादा के शेयर जो हैं वो निजी कंपनी को दे दिए जाएंगे। जब ऐसा किया जाता है तो जो उस कंपनी का नियंत्रण जो है और जो स्वामित्व है और प्रबंधन है, ये सारी चीजें निजी लोगों के हाथ में आ जाती हैं। तो ऐसा माना जा रहा था कि ऐसा करने से जैसे प्रबंध किया गया और निजी पूंजी से एफडीआई को बढ़ावा मिलेगा, यानी बाहर के लोग हमारे देश में आके निवेश करेंगे। यह उत्पादन और दक्षता में सुधार करेगा, यानी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, उत्पादन को बढ़ाएगा। पहले जो काम किया जा रहा था सार्वजनिक कंपनियों में वो सोशल जस्टिस के लिए था, है ना। लेकिन अब जो है वो काम किया जा रहा है, जब अगर आप निजी लोगों को दोगे तो वो अपना ही सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगे, है ना, अपने ही लाभ को बढ़ाएंगे। तो ये माना जा रहा था कि अगर प्रबंधन हाथ में आ जाएगा और निजी पूंजी लगाएंगे वो लोग अपनी, तो जो हमारे देश में उत्पादन बढ़ेगा और दक्षता में सुधार होगा और बाहर से भी लोग आकर हमारे देश में निवेश करेंगे। और क्या था, ये नवरत्न कंपनियां थी। ये क्या थी? ये जो थी पब्लिक सेक्टर यूनिट या निजी क्षेत्र की, सॉरी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, ये बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो इसलिए इनको जो है इनकी दक्षता में सुधार के लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही थी। इनको महारत्न बाद में किया गया, 9 कंपनियां थी, इन्हें नवरत्न कहा गया, बाद में महारत्न करा गया। फिर ऐसी 75 कंपनियों को ढूंढा गया जो मिनी रत्ना कहलाई, जो अच्छा लाभ ले रही थी। तो इन सब की दक्षता में सुधार करने के लिए, उत्पादन में सुधार करने के लिए सरकार इनकी सहायता कर रही थी। अब सवाल यह है कि निजीकरण लाया क्यों गया? क्योंकि जो सरकारी जितने भी उद्योग थे सब बहुत ज़्यादा घाटे में जा रहे थे। सरकार बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही थी। कारण क्या था कि लोग या तो क्षमता नहीं थी या करप्शन थी या हर काम में देरी हो रही थी। कि कैसे कि लाभ जो जो जैसे ये करप्शन था, लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस राज कहलाता था, उसके लिए ही उसमें बहुत करप्शन था। तो इस तरह से लगातार जो है घाटे जो सार्वजनिक क्षेत्र के थे वो घटते जा रहे थे, इसलिए निजीकरण को बढ़ावा मिला। और अब हम करेंगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है ये हम देखते हैं। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण है किसी देश की अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकृत करना। मतलब क्या है कि अब जो है हर अर्थव्यवस्था फ्री हो दूसरे देश के साथ व्यापार करने के लिए, तभी एकीकृत होगी। जैसे भारत जो है वो फ्री है दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए, दूसरे देश फ्री है हमसे व्यापार करने के लिए, और सब जो देश हैं एक दूसरे पे निर्भर होना शुरू हो गए व्यापार के लिए। जिसको जो वस्तु चाहिए दूसरे देश से मंगा सकता है, अपनी वस्तुओं को दूसरे देश में बेच सकता है। तो इस तरह से शेष विश्व से अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकृत करना, इकट्ठा करना।
मतलब क्या है कि फ्रीली जो है व्यापार जो है एक दूसरे के साथ करना, एक दूसरे पर निर्भरता कर और एकीकरण का लक्ष्य रखती है। एक दूसरे पर निर्भर है, जो चाहिए वो ले लो और जो बेचना चाहो बेच सकते हैं। इसके अलावा उत्पादों और सेवाओं का तो होता ही है, यानी वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान हो ही रहा है। मतलब एक देश से दूसरे देश में उत्पाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, आयात निर्यात हो रहा है। उसके अलावा जो हम तकनीक में परिवर्तन करते हैं, तकनीक में उन्नति करते हैं, चाहे हम करें चाहे दूसरे देश करें, तो उसका प्रवाह भी, तकनीक का भी एक देश से दूसरे देश में प्रवाह आसानी से हो। और पूंजी का प्रवाह, अब पूंजी एक तो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, निवेश हो सकता है, वो बाहरी देश के लोग हमारे देश में निवेश करें, हम दूसरे देश में निवेश करें, तो ये फ्री हो, इसमें बाधाएं ना हो। सारे देश एक दूसरे से चाहे वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात करें, चाहे तकनीक को एक दूसरे देश में भेजें या इन्वेस्टमेंट करें। तो अब क्या हुआ, जैसे भारत ने भी अब खोल दिया पूरे देश के लिए, विश्व के लिए, कि अब 100% इक्विटी से लोग यहाँ पर आके अपना व्यापार कर सकते हैं। विदेशी निवेश की सीमा वृद्धि, ऐसी मैंने कहा पहले इसमें रिस्ट्रिक्शंस थे 49% तक, अब 51% से 100% तक जो विदेशी लोग हैं हमारे देश में निवेश कर सकते हैं, तो अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हैं। विदेशी मुद्रा आंशिक परिवर्तनीयता का तात्पर्य बाजार मूल्य पर विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से है। अब विदेशी मुद्रा को बाजार की शक्तियों पर, मार्केट फोर्सेस पर खरीदना और बेचना फ्री है, जिससे कि वो आयात निर्यात आसानी से कर सकें। दीर्घकालीन व्यापार नीति, भारत और शेष विश्व के बीच में व्यापार पर सभी नियंत्रण हटाए गए। पहले क्या था, बहुत ज़्यादा जो है आयात शुल्क थे, निर्यात शुल्क थे, तो आयात भी महंगे, निर्यात भी महंगे, उन सबको हटा दिया गया। और कुछ था गैर टैरिफ बाधाएं, कुछ हमारी कोटा निर्धारित किए गए थे, जैसे रेडीमेड गारमेंट से टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उन पे कुछ कोटा निर्धारित थे, उन सबको भी पूरी तरह से हटा दिया गया। तो ये है आउटसोर्सिंग और विश्व व्यापार संगठन। आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग ये होता है कि आपने कॉल सेंटर के नाम सुने होगा, बीपीओ या कॉल सेंटर। ये क्या करते हैं, अपने देश की सेवाएं हैं जो दूसरे देशों में भेजते हैं, है ना। कैसे? सलाह देना, शिक्षण है, कोचिंग है ना। क्या होता है, ऐसे आप कॉल सेंटर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। मान लीजिए दूसरा भी ढंग है, कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में आके उद्योग लगाती है, तो जो मेन काम है ना, मान लो कंप्यूटर कंपनी खोल रही है, तो कंप्यूटर बनाने का काम तो वही करेगी, लेकिन उसको सीए चाहिए, मैनेजर चाहिए, काम करने वाले मजदूर चाहिए, तो ये सब चाहिए ना, ये हमारे देश से लेगी। यानी थर्ड पार्टी से जब काम लिया जाता है तो उसको आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो हमने जैसे विदेशी हैं, उनकी कंपनी है, उन्होंने भारत से अब सेवाएं ली, जैसे मैंने कहा सीए के लिए, आप सिक्योरिटी के ले सकते हो, है ना, और आप अन्य तरह की सेवाएं लेते हैं, मान लीजिए आप मजदूर वगैरह लगाते हो, तो ये जो है ये आउटसोर्सिंग है। क्यों भारत में किया जाता है? सस्ता श्रम है ना, लेबर बड़ी चीप है, और बहुत ज़्यादा कुशल श्रमिक हैं, और खूब योग्य हैं, उनके क्वालिफाइड हैं। और हमारे देश में क्योंकि उद्योगों का बहुत तेज़ी से विकास हुआ है, इसलिए भी यहाँ पर आके लोग अपने उद्योग खोलते हैं। इसके अलावा आउटसोर्सिंग, जैसे मैंने कहा कि कॉल सेंटर के थ्रू हो सकता है, कोई मेडिकल सलाह देनी है, कोई शिक्षण देना है, कोचिंग है, ये एक देश से दूसरे देश में होता रहता है। उसके बाद है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। 1995 में, उससे पहले इसको गैट कहते थे, इसका नाम बदलकर 1995 में WTO कर दिया गया। सभी देशों को समान अवसर प्रदान करता है। इसके सदस्य बन गए हैं बहुत, लगभग सभी देश हैं। तो ये व्यापार में मदद करता है, विदेशी व्यापार में WTO मदद करता है। तो सबको समान अवसर प्रदान करता है कि एक्सपोर्ट करो या इंपोर्ट करो। यहाँ पर सभी लोगों को, सभी राष्ट्रों को समान अवसर मिलता है। व्यापार या गैर व्यापार बाधाओं जैसे मनमाना प्रतिबंध कोई भी नहीं है।
तो कोई भी किसी तरह के प्रतिबंधों से छूट है, और ऐसा माना जाता है कि भी जैसे भारत है, हमने भी इन्हीं के नियमों के अनुसार हम कर रहे हैं और हमारा व्यापार जो है विदेशों से बढ़ा है। और हम एलपीजी नीतियों का मूल्यांकन करेंगे, यानी उसके गुण और अवगुणों के बारे में बात करेंगे। यानी ये नीतियां अपनाकर हमें हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या फायदे हुए और क्या नुकसान हुआ। तो सबसे पहले गुणों की बात कर लेते हैं। तीव्र जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, हमारा घरेलू उत्पाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी हमारे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बहुत बढ़ गया, और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 8% की वृद्धि हुई, तो ये बहुत बड़ी वृद्धि मानी जाती है। सेवा क्षेत्र की वृद्धि, हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री बोलते हैं, उसमें बहुत तेज़ी से विकास हुआ, और इसी इंडस्ट्री ने जो है हमें विश्व में अपने मान्यता मिली, यानी लोगों ने, हमारे सारे विश्व के देशों ने हमारा लोहा माना। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित किया गया। राजकोषीय घाटा पहले बहुत था, अब राजकोषीय घाटा पहले भी एक्सप्लेन किया था कि आय और व्यय का ब्यौरा होता है। तो आय जो थी वो तो हमारा पहले बहुत ज़्यादा कम थी, जो हमें टैक्सों से प्राप्त होती है, और व्यय बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब हमने नई नीतियाँ का हमने अपनाई, तो उसके बाद हमारे राजकोषीय घाटे को नियंत्रित किया गया, क्योंकि हमने जो अपनी कर व्यवस्था है उसको बहुत सरल बना लिया, सबके लिए समान बना लिया, और इसलिए जैसे जीएसटी वगैरह है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो इस वजह से हमारा जो राजकोषीय घाटा है 8% से घटकर 3.5% रह गया। राजकोषीय घाटा हमेशा होता है, ये नहीं है कि नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार ज़्यादा व्यय करेगी और अगर आमदनी कम है, राजकोषीय घाटा ज़्यादा है, तो सरकार क्या करेगी, उधार लेना पड़ेगा, चाहे वो विश्व से ले, चाहे विश्व बैंक से ले, चाहे आईएमएफ से ले, संसार के देशों से ले, या अपने देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले, लोगों से ले, जो भी ले, तो इससे जो होता है महंगाई बढ़ती, तो इसलिए इसको नियंत्रित कर लिया गया। ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि हुई, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बढ़ गए। हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी बढ़े, क्योंकि टैक्स वैक्स जो शुल्क लगे थे आयात और निर्यात पर, वो हटा दिए गए, अब फ्री हो गए हम लोग आयात और निर्यात के लिए, तो हमारा इसलिए हमारे विदेशी मुद्रा के भंडार में भी बहुत वृद्धि हो गई, हम बहुत हमारे लिए कंफर्टेबल हो गया। एफडीआई का प्रभाव बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि सरकार ने अब फॉरेन डायरेक्ट विदेशी निवेश के लिए, पहले होता था 49% तक, 49% तक विदेशी निवेश हो सकता था किसी कंपनी में, अब 51 से 100% तक कितना भी किया जा सकता है। तो विदेशों से बहुत लोग जो हैं हमारे देश में आके निवेश करते हैं, और ये एक प्रगति का निशान भी होता है, क्योंकि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है ना, सड़कें बन गई, रेल बन गई, मेट्रो, फ्लाईओवर, तो इस वजह से विदेशी लोग जो हैं हमारे देश में आके अपने उद्योग लगाना शुरू हो गए। क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा बाजार का उद्भव हो गया। पहले तो रिस्ट्रिक्शंस थी, है ना, कोटा लगे हुए हैं और टैक्स लगे हुए हैं, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या हुआ कि लोगों में, क्योंकि अब प्राइवेटाइजेशन हो गया, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां निकल के आ गई, तो उनके बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हुई और बाजार उभर कर आया। आप देखो टीवी इंडस्ट्री है, कितने टीवी आपको मिलेंगे, फ़ोन हैं, कितने तरह के फ़ोन हैं, कितने ब्रांड हैं, तो ये सब प्रतिस्पर्धा से इन बाज़ारों का उद्भव हुआ। कंपटीशन करते हैं, नए नए ब्रांड आते हैं, दोनों को फ़ायदा होता है, चाहे वो ग्राहक है चाहे वो कंपनी है, क्योंकि compete करती हैं, सस्ते से सस्ता देकर अपने उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहती हैं, और आपस में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी कमाना चाहती हैं। तो इस तरह से ये प्रतिस्पर्धा बाजार का उद्भव से हमें नागरिकों को भी फायदा हुआ और उद्योगपतियों को भी फायदा हुआ। मुद्रास्फीति की दर कम हुई, क्योंकि राजकोषीय घाटा कम हुआ और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई, इसलिए मुद्रास्फीति की दरें कम हो गई, क्योंकि जो सरकार का उधार जो बहुत ज़्यादा था वो कम हो गया। भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। अब भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाता है, विश्व में हमारा खूब अच्छा स्थान हो गया, क्योंकि हमारा देश अब
विकसित देश तो नहीं कह सकते, लेकिन डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, लेकिन हम और देशों की अपेक्षा काफ़ी हमने तेज़ी से उन्नति की है। अब हम बात करते हैं अवगुणों की। जो हमने ये नीतियाँ अपनाई, इससे खराबी क्या हुई? कृषि की उपेक्षा, हमने सारा ध्यान उद्योगों के विकास में दिया, कृषि के विकास की ओर तो दिया ही नहीं, तो इसलिए कृषि की उपेक्षा हो गई। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा सिर्फ 3% रह गया, जो कि बहुत कम है, क्योंकि कृषि जो है ये उद्योगों को कच्चा माल देता है, कृषि क्षेत्र उद्योगों से उपकरण लेता है और औद्योगिक उत्पादों जैसे ट्रैक्टर इत्यादि ये सब खरीदता है। तो कब खरीदेगा? जब कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। तो ये दोनों उद्योग और कृषि एक दूसरे पर निर्भर है। कृषि जो है उद्योगों को कच्चा माल देती है, जैसे कपास वगैरह देती है, अन्य बहुत हैं जो चीज़ें देती है। तो ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, तो दोनों का विकास होना चाहिए, कृषि का भी होना चाहिए और उद्योगों का भी होना चाहिए, तभी किसी देश का विकास होगा। श्रम मैं जैसे बताया, श्रम की आपूर्ति करता है कृषि क्षेत्र, श्रम की भी आपूर्ति करता है। विकास प्रक्रिया की शहरी एकाग्रता, ये क्या हुआ कि जितने भी आईटी इंडस्ट्री हैं, मल्टीनेशनल कंपनी हैं, वो क्या है कि वो शहरी क्षेत्रों में आके उन्होंने खोले। जो गांव के या पिछड़े क्षेत्र थे उनमें तो खोला ही नहीं। तो क्या हुआ कि कुछ शहर तो बहुत विकसित हो गए और कुछ शहर बहुत ही पिछड़े रह गए। और लास्ट का हम कह रहे हैं 3 क्षेत्रों की असमान वृद्धि। 3 क्षेत्र प्राथमिक हो गया, कृषि खनन वगैरह होता है, द्वितीय क्षेत्र जो होते हैं उद्योग होते हैं। तो ये दोनों इतने नहीं वृद्धि हुए जितने की थर्ड जो है क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र जिसे हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं, ये आईटी इंडस्ट्री जिसने हमने कहा, ये इसमें से एक आईटी क्षेत्र, थर्ड क्षेत्र जो है तीसरा क्षेत्र, उसमें वृद्धि हुई। तो तीनों क्षेत्रों को समान रूप से वृद्धि होनी ही चाहिए। तो इस तरह से हमने गुण और अवगुण देखे। तो बच्चों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।